नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो हमारे डे टू डे लाइफ में मैटर करता है। तो इस टॉपिक का नाम है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग होता क्या है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो रहता है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। तो दोस्तों इसमें हम लोग जो फार्मिंग करते हैं उसमें हम लोग केमिकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो कुछ भी वैसा नहीं इस्तेमाल करते हैं जो क्रॉप के लिए हार्मफुल हो, मेनली केमिकली हो या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड हो। ऐसा क्रॉप कुछ भी मेथड यूज नहीं करते हैं। इसमें हम लोग मेनली यूज क्या करते हैं, इसमें यूज हम लोग करते हैं जैसे मान लीजिए काऊ डंग हो गया, एनिमल वेस्ट हो गया, फिर बायो फर्टिलाइजर्स आता है, और उसके बाद आपका माइक्रोब्स है, बेनिफिशियल माइक्रोब्स है, वो यूज होता है। उसके बाद आपका देखोगे क्रॉप रेसिड्यू जो बच जाता है वो भी जब डिकम्पोज होता है तो एक अच्छा काम करता है न्यूट्रिएंट का प्लांट्स के लिए, क्रॉप के लिए। तो हम लोग ये सब इस्तेमाल करते हैं। और देखिए एज मतलब यूएसडीए का डिफिनेशन क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, वो देखते हैं। एज पर द डिफिनेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एग्रीकल्चर स्टडी टीम ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ सिस्टम विच अवॉइड्स और लार्जली एक्सक्लूड द यूज ऑफ सिंथेटिक इनपुट्स। मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, जिसमें हम लोग अवॉइड करते हैं सिंथेटिक जो है आपका सिस्टम का, एकदम से यूज नहीं करना है इनपुट्स का। और सिंथेटिक इनपुट्स में क्या आ जाएगा, फर्टिलाइजर्स आ जाएगा, पेस्टिसाइड्स, हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होता है, मान लीजिए आप देखे होंगे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जल्दी राइप होने के लिए उसमें हम लोग हार्मोन्स डालते हैं। इससे क्या होता है, अर्ली मैच्योरिटी हो जाता है। लेकिन देखा जाए तो वो सही नहीं है, क्योंकि वो केमिकली इंड्यूस्ड आपका हो जाएगा, वो क्या उसको बोलते हैं, मैच्योर हो जाएगा, केमिकली इंड्यूस हो जाएगा, वो बहुत ही हार्मफुल है देखा जाए तो। आगे हम लोग देखते हैं एफओ सजेस्टेड दैट, एफओ क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या सजेस्ट किया, ऑर्गेनिक कल्चर इज ए यूनिक प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिस्टम विच प्रमोट्स इनहांस एग्रो इकोसिस्टम हेल्थ इंक्लूडिंग बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल साइकिल एंड सॉइल बायोलॉजिकल एक्टिविटी, एंड दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय using on farm agronomic biological and mechanical methods in exclusion of all synthetic of farm inputs। मतलब मेनली देखा जाए ओवरऑल अगर बताओ तो कोई भी केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, जीएमओ क्या हो गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हम लोग इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्योर नेचुरल, क्योंकि जैसा हम लोग एंशियंट टाइम में करते थे। आपने देखा होगा कि पहले हम लोग का जो एवरेज लाइफ था वो 100 ईयर्स था, और अभी के टाइम में बहुत ही कम हो गया, 60, 70, 62 के आसपास है। तो ऐसा क्यों होता है, तो दोस्तों ऐसा इसलिए होता है कि जो क्रॉप हम लोग का, आप देख लो जो अभी के टाइम खाना मिल रहा है, आप खुद देखते होगे। अगर आप अभी आम खरीदने जाओ मार्केट में, जब जाते हो सीजन आता है, तो आपको बहुत ही कम टाइम ऐसा होगा जो नेचुरली जो राइपन मैंगो है वो मिलेगा। आप हर किसी में केमिकली मिला हुआ रहता है जिससे वो राइप होता है। तो ये सब देखा जाए तो इस सब से बचाने के लिए जो मेथड हम लोग यूज करेंगे वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसमें क्या होगा, सब कुछ नेचुरल होगा, पहले की तरह हम लोग के एंसेस्टर्स जैसा करते थे, कोई फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड नहीं, कुछ भी नहीं, एंशियंट टाइम में जैसा हम लोग का खेती होता था। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग है क्या। अब हम लोग ये भी जान लें कि ऑर्गेनिक फार्मिंग ज़रूरी क्या है, ज़रूरी क्यों है ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे लिए। तो और बायोडाइवर्सिटी के लिए भी, हमारे क्लाइमेट के लिए, हमारे लैंड के लिए भी, हमारे सॉइल के लिए भी, सब कुछ के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग नेसेसरी क्यों है, ज़रूरी क्यों है, कंपेयर टू जो अभी आपका कन्वेंशनल फार्मिंग होता है उसके लिए कंपेरिजन में। तो चलिए देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ द प्लेनेट इज स्काई रूटिंग and providing food for the world is becoming extremely difficult. The need of the hour is sustainable cultivation and production of food for all। अब देखिए हम लोग क्या करें, अभी फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा है, हम लोग पॉपुलेशन का डिमांड नीड को पूरा कर रहे हैं। लेकिन आप खुद देखो एक ना एक टाइम ऐसा आएगा जब लैंड पूरा अनफर्टाइल हो जाएगा, क्योंकि आप अगर बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हो तो क्या हो रहा है, लैंड का प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे कम हो रहा है। आप सस्टेनेबल मतलब आज से अगर 100 साल बाद देखो तो वो लैंड बंजर हो जाएगा, यूज करने लायक ही नहीं रहेगा। तो हम आने वाला जनरेशन के लिए क्या दे रहे हैं, बंजर ज़मीन। लेकिन यही आप अगर ऑर्गेनिक मेथड यूज़ करोगे, ऑर्गेनिक मेथड में क्या हो गया, जैसे हम काऊ डंग, फिर क्रॉप रेसिड्यू, और भी बहुत सारे मेथड है, वर्मी कंपोस्ट, ये सब आता है ऑर्गेनिक मेथड में। तो अगर ये सब हम यूज करेंगे तो सस्टेनेबल फार्मिंग होगा हम लोग का। क्यों, क्योंकि लैंड इससे डिग्रेड नहीं होगा, न्यूट्रिएंट उसका लूज नहीं होगा, जो कि फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड से भी हो जा रहा है।
नेक्स्ट है द ग्रीन रेवोल्यूशन एंड केमिकल बेस्ड टेक्नोलॉजी आर लूजिंग इट्स अपील एज डिवाइडेड आर फॉलोइंग एंड रिटर्न्स आर अनस्टेबल पॉल्यूशन एज क्लाइमेट चेंज अदर नेगेटिव एक्सटर्नल कॉज बाय द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, बहुत अच्छा है। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या हुआ था, इसमें मेनली वीट, राइस, ये जो भी सीरियल्स क्रॉप बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ था। मेनली वीट को भी इससे सबसे ज़्यादा फायदा हुआ था। हम लोग हाइब्रिड वेराइटीज़ लाए थे वीट का, अलग अलग फर्टिलाइजर के पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज करके बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हम लोग बढ़ा लिए थे। लेकिन दोस्तों वो प्रोडक्शन जो बढ़ा तो हम लोग किससे बढ़ाएं, ऐसा तो नहीं ऑर्गेनिक मेथड बनाए, हम लोग बहुत सारा मेथड यूज किए, तो उसका कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा हम लोग के इन्वायरमेंट पे, हम लोग का सॉइल पे। तो उसको बचाने के लिए, अब मेंटेन करने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग भी ज़रूरी है। अब हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड मतलब जो यूज करेंगे, क्यों यूज करेंगे, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट मैंने दिया है, आप देख लो। टू एक्योर द बेनिफिट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इसका क्या है, फूड्स फ्रॉम ऑर्गेनिक फार्म्स आर लोडेड विथ न्यूट्रिएंट्स सच एज विटामिन्स, एंजाइम्स, मिनरल्स एंड अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कंपेयर टू दोज फ्रॉम कन्वेंशनल फार्म्स। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है उसमें न्यूट्रिएंट, विटामिन का मात्रा ज़्यादा होता है कंपेयर टू कन्वेंशनल, क्योंकि उसमें क्या, उसमें हर चीज़ में आप देखोगे राइपनिंग भी किया गया है, तो उसमें केमिकल इंड्यूस किया गया है। उसका ग्रोथ रेगुलेटर के लिए भी केमिकल यूज़ किया जाता है, जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं। और ऑर्गेनिक फार्म जो है वो एकदम सही रहता है, प्योर रहता है, उसमें कोई भी क्या बोलते हैं आपका कुछ भी मतलब पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर यूज नहीं होता है। अब एक रिसर्च हुआ था यूएसए में, उसमें क्या हुआ था कि मतलब कुछ लोगों ने, साइंटिस्ट ने क्या किया, वो लोग देखे कि कुछ ऑर्गेनिक फार्म फील्ड से कुछ क्रॉप जो उससे निकाल लिए और कुछ लिए आपका मतलब कन्वेंशनल फार्म से, वेजिटेबल्स, मेनली वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लिए, वेजिटेबल, फ्रूट और ग्रेन्स। अब यहाँ पे देखिए क्या था, कंक्लूजन वाज दैट फूड आइटम्स फ्रॉम ऑर्गेनिक फार्म हैड वे मोर न्यूट्रिएंट देन दोज सोर्स फ्रॉम कॉमर्शियल कन्वेंशनल फार्म्स। मतलब आप खुद ऑब्जर्व करोगे, एक आप ले आओ ऑर्गेनिक फार्म, मतलब जो नेचुरली राइप्ड है ऑर्गेनिक फार्म से, जो जिसको मैच्योर किया गया है, हार्वेस्ट किया गया है वो, और एक कन्वेंशनल जिसको सिंथेटिक वे से हुआ है, दोनों में डिफरेंस आप पता चलेगा। जो ऑर्गेनिक वाला रहेगा वो ज़्यादा, उसका टेस्ट अच्छा रहेगा, न्यूट्रिएंट ज़्यादा रहेगा, सब कुछ उसका बेटर रहता है। तो ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा है स्टे अवे फ्रॉम जीएमओस। जीएमओस है क्या हो गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड होता है। इसमें क्या होता है कि मान लिया जाए, अगर आपने देखा होगा, अगर अलग अलग वेराइटी का, अब आप देखोगे ब्रिंजल आ गया, पोटैटो आ गया, मतलब अलग अलग वेराइटी का आ गया है। आप देखोगे हर क्रॉप का मतलब ऐसा, अरे इस कलर का भी ये मिलता है, तो ये क्या हो गया, अलग अलग हम लोग बहुत ही ज़्यादा केमिकल वगैरह मिला के बहुत ही ज़्यादा वो कर रहे हैं, जो मतलब देखा जाए तो एक सही नहीं है। क्योंकि अगर आप जो मेन क्रॉप है उसका आप न्यूट्रिएंट देखो, उसका न्यूट्रिएंट क्वालिटी मेंटेन रहता है ऑर्गेनिक में। आप सिंथेटिक में क्या करें, इसका जीन लिए, उसका जीन लिए, तो वो न्यूट्रिएंट मेंटेन नहीं हो पा रहा है, अलग अलग हम लोग कर दे रहे हैं। उसमें देखिए क्या, स्टेटिक सो दैट जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स आर कंटामिनेटिंग नेचुरल फूड सोर्सेज एट रियल स्केरी पेस, मैनिफेस्टिंग ग्रेव इफेक्ट्स बियॉन्ड आवर कॉम्प्रिहेंशन। व्हाट मेक्स देम अ ग्रेट थ्रेट इज दैट दे आर नॉट इवन लेबल्ड, सो स्टेकिंग टू ऑर्गेनिक फूड सोर्स्ड फ्रॉम वेजिटेबल सोर्स इज द ओनली वे टू मिटिगेट दिस ग्रेव इफेक्ट ऑफ जीएमओस। अगेन नेचुरल एंड बेटर टेस्ट, मैंने आपको बताया था, अगर आप ऑर्गेनिक फूड देखो तो उसका टेस्ट ही आपको पता चल जाएगा कि ये बहुत अच्छा है, और जो सिंथेटिक होता है उसका उतना सही नहीं रहता है। इसमें क्या लिखा हुआ है, दोज दैट हैव टेस्टेड ओरिजिनली फार्म फूड्स वुड अटैच टू द फैक्ट दे हैव ए नेचुरल एंड बेटर टेस्ट, ये तो सही है। उसके बाद क्या, डायरेक्ट सपोर्टिंग टू फार्मर। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, परचेजिंग फूड आइटम्स फ्रॉम ऑर्गेनिक फार्मर इज अ सर्फ हायर इन्वेस्टमेंट इन अ कॉस्ट इफेक्टिव फ्यूचर कन्वेंशनल फार्मिंग मेथड हैव एंजॉयड ग्रेट सब्सिडीज एंड टैक्स कट्स फ्रॉम। अब देखिए यहाँ क्या होता है, कन्वेंशनल फार्मर होता है तो आप सुनेंगे सबसे ज़्यादा सब्सिडी कहाँ, पंजाब में मिलता है, वो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड यूज होता है। तो आप देखिए गवर्नमेंट फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड में बहुत ज़्यादा सब्सिडी देती है, ये सब देती है। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक डायरेक्ट परचेज कर रहे हो तो वो जो किसान जो है डायरेक्ट उसको बेनिफिट हो रहा है, फार्मर को सपोर्ट हो रहा है देखा जाए तो, क्योंकि फार्मर जो है उसी को सब कुछ मिल रहा है। आप डायरेक्ट परचेज कर रहे हो, उसमें कोई एक्स्ट्रा कुछ खर्चा नहीं है, उसको वो नहीं मिला है जो उसको बोलते हैं हम लोग सब्सिडीज़ वगैरह, कोई टैक्स कस्ट गवर्नमेंट से वो सब कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर हम लोग ऑर्गेनिक फूड खरीदेंगे तो जो ऑर्गेनिक फार्मर है उनको सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड कंपनी वो खरीद नहीं रहे कि उधर जाएगा पैसा, ये वो ऐसा कुछ है नहीं। नेक्स्ट देखा जाए, टू कंजर्व एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी। अब इसमें क्या हो गया, पहले के टाइम में देखिए एक ही टाइप का क्रॉप रहता था, बहुत अच्छा रहता था उसका क्वालिटी सब कुछ। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि अलग अलग वेराइटी आ रहा है, कुछ कुछ क्वालिटी का क्रॉप आप
देखेंगे एकदम ख़त्म ही होता जा रहा है। तो एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी बचाने के लिए, क्योंकि हम लोग अलग अलग अब इतना कन्वेंशनल मेथड यूज कर रहे हैं कि अब ज़्यादातर जो क्रॉप है पेस्ट ससेप्टेबल हो गया। मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए पहले क्या होता था, जैसे हमने क्या किया, एक क्रॉप लाया, उसके बाद उसमें मान लीजिए कोई इंसेक्ट आ गया, हम लोग केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ किया, उसमें एक इंसेक्ट आ गया, ठीक है। अब वो इंसेक्ट पेस्ट आ गया उसमें, मान लो आप, तो अब पेस्ट क्या हो गया, वही जो हार्म पहुंचाता है, इंसेक्ट वगैरह रहता है, उसी को हम लोग पेस्ट बोलते हैं इसमें। तो अब क्या हो जाएगा, अब देखा जाए तो हम लोग उसको उससे बचाने के लिए फिर एक केमिकल यूज करेंगे, स्प्रे करेंगे, कोई फर्टिलाइजेशन वगैरह, मतलब जो भी हो उसको बस बचाना है हम लोग को, तो केमिकल वगैरह कुछ भी यूज कर लेंगे। अब होगा क्या, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार आप यूज किए, उसके बाद जो पेस्ट है वो जो पेस्ट आपका है वो जो केमिकल रेजिस्टेंस हो जाएगा, फिर उसको फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। तो देखा जाए तो क्रॉप खतरे में ही है। तो देखा जाए ये सब बहुत ही डेंजरस सिचुएशन होता है देखने के लिए। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट एंटीबायोटिक्स ड्रग्स एंड हार्मोन्स इन एनिमल प्रोडक्ट्स। अब आप देखो, जितना ज़्यादा आप अगर फार्म में, अगर हम लोग को पता है गाय के लिए या कैटल के लिए ग्रेजिंग होता है, अब फार्म में केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ करोगे तो क्या होगा, केमिकल पेस्टिसाइड वो काऊ या फिर जो भी पोल्ट्री को अगर दोगे आप, या कहीं भी सिप गोट जो भी दोगे, और इनडायरेक्टली फिर मैन कंज्यूम करेगा, तो एक तरह से देखा जाए तो वो मैन भी पेस्टिसाइड वगैरह, और जो कि बहुत ही ज़्यादा हजार्डस है, वो कंज्यूम कर रहा है खुद के लिए। आप जो भी मतलब देखा जाए तो अगर पोल्ट्री में खा रहे हो, पोल्ट्री में आप देखे होंगे कि वो केमिकल वगैरह दे के जल्दी जल्दी वो लोग को ग्रोथ करवा दिया जाता है। उससे क्या होता है, हम ही लोग मीट खाते हैं, तो होगा क्या, इनडायरेक्टली हम ही लोग पे ये लोग इफेक्ट पड़ेगा। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग का की फीचर्स क्या, परफेक्टिंग सॉइल क्वालिटी यूजिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल यूज करके और बायोलॉजिकल एक्टिविटी हम लोग सॉइल को क्वालिटी को परफेक्ट बनाए, अच्छा बनाए। इनडायरेक्ट प्रोविजन ऑफ क्रॉप न्यूट्रिएंट्स यूजिंग सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग यूज़ करेंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सॉइल्स यूजिंग लेग्यूम्स, लेग्यूम्स क्या होता है, वो जो आपका पल्सेस क्रॉप होता है ना, उसको हम लोग लेग्यूम्स बोलते हैं, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन वो करता है। नेक्स्ट है वीड एंड पेस्ट कंट्रोल बेस्ड ऑन मेथड्स लाइक, अब हम लोग जो देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी वीड वगैरह होगा। वीड क्या है यहाँ पे, वीड हो गया आपका जो अनवांटेड आप क्रॉप बोल सकते हो, मान लीजिए गेहूँ लगा दिया, उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा जो हम लोग नहीं चाहते थे वो आ गया, उसको हम लोग वीड बोलेंगे। वैसे वीड का तो और भी है कि जो हम लोग के लिए बेनिफिशियल नहीं है, यूजफुल नहीं है, वो भी अगर ग्रो कर जाए तो वो एक टाइप का वीड ही बोलेंगे उसको। हम लोग इसको कैसे यूज करेंगे, क्रॉप रोटेशन कर लेंगे, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, नेचुरल प्रीडिएटर्स। नेचुरल प्रीडिएटर्स क्या हो जाएगा, जैसे कोई इंसेक्ट जो खा जाता है उसको आ जाता है, या नेचुरल प्रीडिएटर्स ये सब आता है। उसके बाद है ऑर्गेनिक मैन्योर्स एंड सुटेबल केमिकल थर्मल एंड बायोलॉजिकल इंटरवेंशन। नेक्स्ट है रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, टेकिंग केयर ऑफ हाउसिंग, न्यूट्रिएंट्स, हेल्थ, रियरिंग एंड ब्रीडिंग, मतलब लाइफ स्टॉक का, हाउसिंग का, न्यूट्रिएंट्स, हेल्थ सबका हम लोग टेक केयर करेंगे। उसके बाद केयर फॉर द लार्जर इन्वायरमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स एंड वाइल्ड लाइफ, मतलब लार्जर इन्वायरमेंट और हम लोग नेचुरल हैबिटेट्स और वाइल्ड लाइफ का भी कंजर्वेशन इसमें देखेंगे। उसके बाद देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का 4 प्रिंसिपल है। पहला कौन सा है, प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ। इसमें क्या बोलता है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मस्ट कंट्रीब्यूट टू द हेल्थ एंड वेल बींग ऑफ सॉइल, प्लांट, एनिमल, ह्यूमंस एंड अर्थ। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में आपका सॉइल का कंडीशन, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन सबका देखना पड़ेगा जो अर्थ पे है। इट इज़ द सस्टेनेंस ऑफ मेंटल, फिजिकल, इकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबिंग। फॉर इंस्टेंस इट प्रोवाइड्स पॉल्यूशन, केमिकल फ्री न्यूट्रिएंट्स, फूड आइटम्स फॉर ह्यूमंस। मतलब आप देखा जाए तो सही में अगर आप ऑर्गेनिक फूड खा रहे हो तो आप देखा जाए तो पॉल्यूशन फ्री, मतलब केमिकल फ्री फूड खा रहे हो, ये बहुत ही सेहतमंद होता है ह्यूमंस के लिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस। Fairness is evident in maintaining equality and justice of the shared planet both among humans and other living beings. Organic farming provides good quality of life and helps in reducing poverty. Natural resources must be judiciously used and preserved for future generations. सही बात है। अगर हम लोग अभी सॉइल को इतना ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर, आप सोच के देखो, हम लोग का फार्मिंग अभी ज़्यादा प्रोडक्शन हो, उसके लिए पूरा जितना से हो सके मैक्सिमम अमाउंट में हम लोग फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं। पर आने वाला जनरेशन के लिए हम लोग क्या रख रहे हैं, सिर्फ ज़मीन, उसका वो क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग कंजर्व कर ही नहीं रहे हैं, सस्टेनेबल फार्मिंग कर ही नहीं पा रहे हैं, इतना ज़्यादा कर रहे हैं। तो आने वाला फ्यूचर में देखो धीरे धीरे जिस तरह सॉइल डिग्रेडेशन होगा, तो आने वाला हम लोग के जनरेशन के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। ऑर्गेनिक फार्मिंग मस्ट बी मॉडल्ड ऑन लिविंग इकोलॉजिकल सिस्टम। ऑर्गेनिक फार्मिंग मस्ट फिट द इकोलॉजिकल बैलेंस एंड साइक्लिक नेचर। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो क्या होना चाहिए कि इकोलॉजिकल बैलेंस होना चाहिए, मतलब जितना भी लाइफ साइकिल्स है यहाँ पे अर्थ पे, सबको बैलेंस लेके चलना चाहिए, किसी से नुकसान नहीं होना चाहिए किसी को। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ केयर।
ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर शुड बी प्रैक्टिस्ड इन अ केयरफुल एंड रिस्पॉन्सिबल मैनर टू बेनिफिट द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन एंड द एनवायरमेंट। मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग इस तरह करना चाहिए कि प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन को भी बेनिफिट हो और हम लोग का इन्वायरमेंट को भी कोई खतरा नहीं हो। एंड एज अपोज टू मॉडर्न एंड कन्वेंशनल एग्रीकल्चर मेथड, ऑर्गेनिक फार्मिंग डज नॉट डिपेंड ऑन सिंथेटिक केमिकल्स। इट यूटिलाइजेज नेचुरल बायोलॉजिकल मेथड्स टू बिल्ड अप सॉइल फर्टिलिटी सच एज माइक्रोब्स एक्टिविटी बूस्टिंग प्लांट न्यूट्रिशन। इसमें देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग केमिकल का क्या काम है, कुछ दिक्कत नहीं है, हम लोग सिर्फ डिपेंडेंट है नेचुरली बायोलॉजिकली मेथड पे। नेक्स्ट है सेकेंडली मल्टीपल क्रॉपिंग प्रैक्टिस इन ऑर्गेनिक फार्मिंग बूस्ट बायोडाइवर्सिटी विच इनहांस प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस एंड कंट्रीब्यूट टू अ हेल्दी फार्मिंग सिस्टम। कन्वेंशनल फार्मिंग सिस्टम यूज मोनोक्रॉपिंग दैट डिस्ट्रॉय सॉइल फर्टिलिटी। अब देखिए क्या होता है ना कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में है इसमें हम लोग कुछ कल्चर जैसे वीड्स वगैरह बचाने के लिए या और भी मेथड के लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं या क्रॉप रोटेशन करते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग या एक फार्म पे 2 क्रॉप या क्रॉप रोटेशन, पहले वीट लगाएं फिर राइस लगा दिए फिर बीच में पल्सेस लगा दिए, इस टाइप का बीच में मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं। लेकिन देखिए जो केमिकली कन्वेंशनल फार्मिंग करते हैं वो पूरा फील्ड में एक ही लगाते हैं, पूरा पेस्टिसाइड देते हैं, उसको प्रोड्यूस करते हैं, तो इस तरह सॉइल का हेल्थ खराब होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का टाइप्स क्या होता है, प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग, इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग। प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर एंड बायो पेस्टिसाइड विद कंप्लीट अवॉइडेंस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड। इसमें आप थोड़ा सा भी इनऑर्गेनिक और पेस्टिसाइड वगैरह का यूज नहीं करते। ये क्या हो गया IOMF, इस क्या हो गया इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये क्या होता है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट होता है, इसमें थोड़ा बहुत पेस्ट कंट्रोल के लिए यूज कर लेते हैं, पेस्ट मैनेजमेंट के लिए हम लोग थोड़ा बहुत केमिकल वगैरह जो भी रहता है यूज थोड़ा बहुत पेस्ट मैनेजमेंट के लिए कर लेते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ फार्मिंग वेयर यू ग्रो क्रॉप फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज फर्दर हैविंग द कंप्लीट न्यूट्रिटिव वैल्यू एंड आल्सो मैनेज टू द क्रॉप प्लांट फ्रॉम द पेस्ट। इसमें हम लोग प्लांट को पेस्ट से भी बचा लेते हैं मेथड यूज करके। नेक्स्ट है इन ऑर्गेनिक फार्मिंग वी कैन यूज द फॉलोइंग टेक्निक्स। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग में टेक्निक्स क्या क्या यूज होता है मेनली, क्योंकि कन्वेंशनल फार्मिंग देखो तो कुछ भी क्रॉप अगर मान लो अर्ली मैच्योरिटी करना है, पेस्ट हार्मोन्स यूज कर लो, वीड से बचाना है पेस्ट से बचाना है पेस्टिसाइड यूज कर लो, वीड से बचाना है वीडिसाइड यूज कर लो। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग तो हम लोग ऐसा यूज नहीं कर सकते, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ कुछ मेथड है जैसे क्रॉप रोटेशन पहला हो गया। क्या, इट इज द टेक्निक टू ग्रो वेरियस काइंड ऑफ क्रॉप्स इन द सेम एरिया अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट रीजन्स इन अ सिक्वेंशियल वे। अब इसमें क्या होता है कि वेरियस क्रॉप सेम एरिया में यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सीजन। जैसे हम लोग देखते होंगे इधर कई साइड होता है कि विंटर राबी खारिफ, ये सीजन में विंटर का टाइम आता है तो वीट लगाते हैं, उसके बाद जो गर्मी का टाइम आता है उसमें हम लोग लगा देते हैं क्या, पैडी लगा देते हैं। ये सब होता है अकॉर्डिंग टू आपका सीजन। नेक्स्ट है ग्रीन मैन्योर, इट रेफर टू द ड्राइंग प्लांट दैट आर uprooted and turned into the soil to make them act as a nutrient for the soil to increase fertility। अब मान लीजिए आप खेत में आप देखे होंगे सॉइल क्रॉप रेसिड्यू बच जाता है तो उसको वहीं छोड़ देते हैं हम लोग। उसके बाद क्या होता है वो कंपोस्ट होता है, डिकम्पोज हो जाता है, उसके बाद वो सॉइल न्यूट्रिएंट एज ए सॉइल न्यूट्रिएंट काम करता है। ये सब देख लो आप, फर्टिलाइज़र है जो हम लोग फर्टिलाइज़र इस अभी के टाइम में केमिकल जो पूरा खरीदते हैं ये सब वही काम कर रहा है। आप यहाँ देख लो कैसा फर्टिलाइज़र कितना ईजिली और प्योर नेचुरल तरीके से हम लोग यहाँ फर्टिलाइज़र ले रहे हैं। बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल, विद दिस मेथड वी कैन यूज लिविंग ऑर्गेनिज्म टू कंट्रोल पेस्ट विद और विदाउट द यूज ऑफ केमिकल। बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल में हम लोग विद और विदाउट केमिकल हम लोग यूज कर सकते हैं पेस्ट कंट्रोल। नेक्स्ट है कंपोस्ट, हाईली रिच इन न्यूट्रिएंट्स, इट इज रिसाइकल्ड ऑर्गेनिक मैटर यूज एज फर्टिलाइजर इन द एग्रीकल्चर फार्म्स। रिसाइकल्ड ऑर्गेनिक मैटर होता है जो एज ए फर्टिलाइजर यूज होता है ऑर्गेनिक फार्म में, कंपोस्ट। उसके बाद हम लोग इतना बात किए ऑर्गेनिक फार्मिंग पे, अब हम लोग बात करते हैं वाइज मॉडर्न फार्मिंग अनसस्टेनेबल। मतलब मॉडर्न फार्मिंग अच्छा इल्ड दे रहा है लेकिन आप ये भी देखो न्यूट्रिएंट क्वालिटी रिड्यूस हो गया। उसके बाद लॉन्गर लाइफ देखें अगर अर्थ सॉइल का तो बचा ही नहीं है, तो क्यों अनसस्टेनेबल है इसका कुछ पॉइंट हम लोग देखते हैं। लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड लॉक ऑफ क्रॉप रोटेशन। हाँ, अब सबसे पहला पॉइंट जो अभी से मैं आपको बता रहा था कि एक्सेसिव यूज हम लोग केमिकल कर रहे हैं ना, तो एक्सेसिव यूज आप कुछ भी देखो, अगर आप कहीं भी एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल करोगे तो कभी ना कभी चल के वो ख़राब होना ही है। तो यहाँ यही कंडीशन है, वो आगे चल के हो जाएगा डिग्रेड। नेक्स्ट है नाइट्रेट रन ऑफ ड्यूरिंग रेंस कंटेमिनेटेड वाटर सोर्सेज। अब मान लीजिए आपने खेत में बहुत सारा नाइट्रेट यूज किया है, फर्टिलाइजर यूज किया अलग अलग जिसमें नाइट्रेट रहता है। अब जब पानी पड़ा तो क्या हुआ, हर जगह एरिया में क्या होता है, हर जगह एरिया में क्या होता है कि अगर पानी पड़ा खेत में तो एक डाउनफॉल होगा कहीं पॉन्ड या कहीं भी जाके, या वो भी नहीं हुआ तो ग्राउंड वाटर में इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा, वो हम लोग का पीने का पानी में मिल जाएगा, उसके बाद हम लोग उसको पियेंगे। तो देखिए आप केमिकल कहाँ जा रहा है, खेत में पड़ रहा है लेकिन हम लोग का कैसे बॉडी में जा रहा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है।
नेक्स्ट है सॉइल इरोजन ड्यू टू डीप प्लोइंग एंड हैवी रेन्स। डीप प्लोइंग और हैवी रेन्स के कारण जब डीप प्लोइंग हम लोग इसमें करते हैं तो सॉइल इरोजन भी होता है, क्योंकि सॉइल फिर हल्का हो जाता है ना, पानी आया अपने साथ ले गया उसको। नेक्स्ट है मोर रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यूल और फॉर कल्टिवेशन। मोर रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यूल होता है फॉर कल्टिवेशन के लिए। यूज ऑफ पॉइजनस बायोसाइड स्प्रेस टू कर पेस्ट एंड वीड्स। अब हम लोग देखिए, एक तरफ वीड्स को मारने के लिए, पेस्ट को मारने के लिए पॉइजनस पेस्टिसाइड यूज करते हैं, ये भी बहुत ही खतरनाक है। नेक्स्ट है क्रुएल्टी टू एनिमल्स इन देयर हाउसिंग, फीडिंग, ब्रीडिंग एंड स्लॉटरिंग। अब आप देखे होंगे क्रुएल्टी नॉर्मल टर्म है, हर कोई अवेयर होगा। स्लॉटर तो चलिए एक कॉमन चीज़ होता ही है, आप पता ही एक बहुत ही हॉट टॉपिक है इंडिया में स्लॉटरिंग। चलिए इस पर मैं नहीं जाऊँगा, आगे बात करते हैं क्या क्या इसमें। और इसमें ब्रीडिंग और फीडिंग। अब फीडिंग में देखिए क्या होता है, अब नॉर्मल डेयरी में आप देखोगे ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे, उसके लिए क्या इंजेक्शन लगा दिया जाता है। ब्रीडिंग करवाने के लिए भी आप देखेंगे अब इंसेमिनेशन होता है, उससे ब्रीडिंग होता है, चलिए वो सही है, लेकिन अगर नेचुरल तरीके से हो तो ज़्यादा सही रहता ना। नेक्स्ट है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू मोनोकल्चर। अब मोनोकल्चर क्या, एक ही फील्ड पे सिंगल क्रॉप लगा रहे हैं सीजन में, या पूरा फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड करें तो हो गया मोनोक्रॉपिंग हो गया। नेटिव एनिमल्स एंड प्लांट्स लूज स्पेस टू एक्सोटिक स्पीसीज हाइब्रिड। उसके बाद अब लास्ट पॉइंट देखिए क्या बोला है, जो नेटिव एनिमल एंड प्लांट है, सही बात है। अगर हम लोग जो नेटिव प्लांट और एनिमल था, अगर कोई क्रॉप यहाँ का है, देख लीजिए कोई किसान नॉर्मल यहाँ का कोई नेटिव क्रॉप था, उसको उपजा रहा था अपने फार्म पे, बहुत सही चल रहा था, लेकिन कहीं से कोई हाइब्रिड, कहीं बाहर से कोई फॉरेन कंट्री से आया, उसमें बहुत ज़्यादा देखा कि उसका क्वालिटी वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है। क्वालिटी तो खैर छोड़िए, उसका अच्छा नॉर्मली रहता नहीं है, लेकिन कुछ कुछ का रहता है, मान लीजिए अगर इम्प्रूव्ड वैरायटी आ गया तो। लेकिन वो देखिए बाहर का वैरायटी और नेटिव है, उसके लिए नया कंडीशन है, नया इन्वायरमेंट है, यहाँ इंट्रोडक्शन उसका करवाया गया। तो देखा जाए तो नेटिव जो हम लोग का क्रॉप है वो तो, अब अगर आप जो नेटिव जहाँ आपका क्रॉप है आप वहाँ ही उपजा नहीं रहे उसको, तो उसका तो वजूद ही ख़त्म हो जाएगा। अगर आप ही नहीं करें तो बाहर कौन करेगा, मेनली तो नेटिव करते हैं ना। तो जो एग्जॉटिक मतलब कि जो बाहर से आया उसको हम लोग अडॉप्ट कर लिए, जो घर का था उसको छोड़ दिए। उसका जो एडवांटेज देख लेते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग का। वैसे तो अभी तक हम लोग जितना भी डिस्कशन किया उसमें सारा एडवांटेज डिस्कस किए, लेकिन यहाँ भी एडवांटेज एक बार देख लेते हैं। इट हेल्प्स टू मेंटेन एनवायरमेंट हेल्थ बाय रिड्यूसिंग द लेवल ऑफ पॉल्यूशन। इट रिड्यूस ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ हजार्ड्स बाय, क्या है, बाय रिड्यूसिंग द लेवल ऑफ रेसिड्यूज इन द प्रोडक्ट। इट हेल्प्स इन कीपिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एट अ सस्टेनेबल लेवल। इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड ऑल्सो इम्प्रूव द सॉइल हेल्थ। इट इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम शॉर्ट टर्म। अब देखिए यहाँ क्या क्या बोल रहा है, सॉइल इन्वायरमेंट, हेल्थ इन्वायरमेंट ये मेंटेन करता है, और ह्यूमन एंड एनिमल हजार्ड्स ये भी ये रिड्यूस करता है। और देखिए एग्रीकल्चर सबसे बड़ा होता है, एग्रीकल्चर सस्टेनेबल लगता है, लंबे टाइम के लिए हम लोग इस मेथड से एग्रीकल्चर करते रहेंगे। और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का ये जो कॉस्ट है वो भी लो करता है। उसके बाद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स करता है, और हम लोग फ्यूचर जनरेशन के लिए इसको कंजर्व भी कर सकते हैं फार्म फील्ड को। इट नॉट ओनली सेव्स एनर्जी फॉर बोथ एनिमल्स एंड मशीन बट ऑल्सो रिड्यूस रिस्क ऑफ क्रॉप फेलुअर। ये क्रॉप फेलुअर का रिस्क को भी रिड्यूस करता है। इट इम्प्रूव्स द सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज ग्रेनुलेशन, गुड टिल्थ, गुड एरेशन, इजी रूट पेनिट्रेशन एंड इम्प्रूव वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड रिड्यूस इरोजन। इरोजन को रिड्यूस करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल का जो है वो इम्प्रूव करता है, रूट इजिली रूट पेनिट्रेट हो जाता है, वो इम्प्रूव करता है, और गुड एरेशन भी होता है। नेक्स्ट है इट इम्प्रूव्स द सॉइल्स केमिकल प्रॉपर्टीज सच एज सप्लाई एंड रिटेंशन ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स, रिड्यूस न्यूट्रिएंट लॉस एक्सेट्रा। अब आगे हम लोग देखें लिमिटेशन क्या, तो कुछ कुछ इसका लिमिटेशन भी क्या है कुछ थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ऑर्गेनिक मैन्योर इज नॉट एविडेंटली अवेलेबल एंड ऑन द प्लांट न्यूट्रिएंट्स बेसिस इट मे बी मोर एक्सपेंसिव देन केमिकल फॉर ऑर्गेनिक। अब यही है कि बहुत कम में हो, मतलब उतना अवेलेबल नहीं है, अगर किसान को अवेयर नहीं रहते, अवेलेबल नहीं रहता है, क्योंकि तो फिर अगर ज़्यादा डिमांड बढ़ेगा तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है। उसके बाद स्टार्टिंग का देखें, कुछ साल जब हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज करेंगे तो अगर मान लीजिए सॉइल पहले कन्वेंशनल मेथड यूज हो रहा था या ऐसे ही पड़ा था, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग थोड़ा सा टाइम लेता है सॉइल को फर्टिलाइज बनाने में। 2-4 साल बाद फिर से वो उस लेवल पे आ जाएगा कि जितना आप फर्टिलाइजर यूज कर रहे थे उतना हिसाब से ये भी प्रोडक्शन देने लगेगा, लेकिन 2-4 साल वो थोड़ा ग्रोथ स्लो रहेगा। नेक्स्ट है द गाइडलाइन फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड सर्टिफिकेशन आर बियॉन्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर। अब देखिए हम लोग कन्वेंशनल में क्या हो गया, खरीदे सामान बेच दिए, कहीं भी कुछ भी होगा, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन का सर्टिफिकेशन है, अंडरस्टैंडिंग जो है ऑर्डिनरी फार्मर्स, जो नॉर्मल फार्मर्स के लिए बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, जिस पे हम लोग बेसिक जाने ऑर्गेनिक फार्मिंग होता क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, लिमिटेशन क्या है, कितने टाइप का ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है, ये सब हम लोग सब कुछ देखे।
तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। और ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखा जाए तो इसे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।